हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 11th का नया चैप्टर, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, लेकिन जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया गया था। आपने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जो भी आपने उसके क्वेश्चंस की, एप्लीकेशंस की। तो क्लास 11th में हम ट्रिग्नोमेट्री को डीप में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कैसे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिराइव की गई। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट फ्रॉम द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम देख सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड, एंड मेट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। So trigonometry initially in ancient periods, people use this branch of mathematics to study different properties of triangles. Triangles की properties क्या है? Triangles are made up of 3 sides and 3 angles. People design some rules or they find some relations between the sides of a triangle and the angles of a triangle, and that particular branch of mathematics जो वहाँ से डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। और सिर्फ ट्राइंगल तक ही सीमित नहीं थी ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल्स की हेल्प से जो रूल्स बनाए गए ट्राइंगल्स के लिए, उनकी हेल्प से फिर और बड़ी फिगर्स जैसे हेक्सागन, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, सर्कल्स, जितनी भी अपनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, उन सब की स्टडी की गई। सो इन द एशियंट पीरियड ट्रिग्नोमेट्री वाज बेसिकली यूज्ड टू स्टडी ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास एक टूल है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी हम क्लास 11th में फिर से देखेंगे कि ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम, जिसमें हम ज्योमेट्री को अलजेब्रा की हेल्प से भी पढ़ेंगे। तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, और वी कैन से डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, दे टारगेट ए पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। हर ब्रांच का, मैं साइंस की जितनी भी ब्रांच होंगी, हर ब्रांच एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को टारगेट करेगी। तो जो हमारी ये ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट्स इन एशियंट पीरियड्स इट टारगेट्स मेनली, इट फोकसेस मेनली ऑन ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स। डिफरेंट फिगर्स हम स्टडी करते थे। ट्रिग्नोमेट्री जो आपने बेसिक रेशियोज पढ़ी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो आपने इनकी एप्लीकेशन भी देखी आपने। जैसे अगर हमें हाइट मेज़र करनी हो बहुत बड़ी, हमें एवरेस्ट की हाइट मेज़र करनी है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमें अपने एस्टिमेशन लगाने हैं, हमें अगर समुद्र की डेप्थ मेज़र करनी है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, और आपने क्वेश्चन किए भी हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन थे, दैट आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो ये एक एप्लीकेशन है जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्री की, जहां पर सिर्फ राइट एंगल कंसीडर करके आपको एप्लीकेशंस दिखाई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन सिर्फ ज्योमेट्री तक सीमित है। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक सीरीज भी दी है। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक एल्जेब्रिक सीरीज है कि साइन थीटा को आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मैप कर दिया कि दिस आउटपुट ऑफ साइन थीटा एंड आउटपुट ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेम। जिस तरह कॉस की भी सीरीज है, टेंजेंट की भी सीरीज है, तो हम ये सब पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो क्लास 11th में जो हमने 10th में पढ़ा था, उसको बेस लेते हुए हम बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे अपने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो अब जो हमने क्लास 10th में एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा था, साइन थीटा इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, आप लोग जानते हो। तो अब हम साइन थीटा को एज ए फंक्शन भी पढ़ेंगे। हमने फंक्शन पढ़ लिया, दैट फंक्शन इज लाइक ए मशीन, एक टूल है, आप उसे इनपुट दो और आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अब हम साइन थीटा को एज ए मशीन देखेंगे कि साइन थीटा क्या है। हम इसमें एक एंगल डालते हैं और ये हमें एक नंबर वापस कर देता है उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। सो वी विल स्टडी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज फंक्शंस। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हमें पता है, 3, जहाँ से इसका नाम डिराइव हुआ था, 3 साइड्स मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, या 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल भी, और उनके बीच में जो प्रॉपर्टीज है। फ्रॉम देयर द ब्रांच डिराइव्स इट्स नेम ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हमारे पास ज्योमेट्री का पार्ट अगर हम देखें, तो सबसे बेसिक यूनिट हमारे पास होगी एंगल्स। सो व्हाट इज एंगल? सबसे पहले हमारे पास
डेफिनेशन आ जाती है एंगल की। एंगल क्या है, तो बहुत से हम इमेजिन तो कर सकते हैं तुरंत कि एंगल क्या होगा, भाई दो लाइन जा रही हैं, उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो ये उनके बीच में, दिस इज एंगल। तो अब डेफिनेशन पार्ट पर जाएं, व्हाट इज एंगल, एंगल की डेफिनेशन हम कैसे दें। सो लोगों ने डिफाइन किया बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, दैट एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। तो आपने फिजिक्स का अपना क्लास 11th में या 9th में भी आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत यूनिट्स के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं एंड वी मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। जब तक हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं करेंगे हम उनसे कुछ भी फ्रूटफुल नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन हमारे लिए है एंगल्स, द बेसिक यूनिट्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री कह सकते हैं हम एंगल्स। व्हाट इज एंगल, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन। तो ये जो अभी हमने एंगल दिखाया था कि भाई ये पर्टिकुलर चीज एंगल है, दो लाइंस हैं हमारे पास, सो दो रे हैं से, तो ये पर्टिकुलर चीज दैट इज कॉल्ड एंगल। तो अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, इट इज द मेजर ऑफ रोटेशन। मेजर ऑफ रोटेशन मतलब से ये हमारे पास कोई रे है ए, ओ ए इज ए रे। अब इस रे को हम रोटेट करना शुरू करते हैं। हमने इसको रोटेट किया और हम पॉइंट पर पहुंच गए बी पर। तो सिनेरियो क्या है, हमारे पास एक रे थी ओ ए, हमने ओ को एज ए वर्टेक्स मानकर इसको रोटेट करना शुरू कर दिया ऐसे, और हम पॉइंट पर पहुंच गए बी पॉइंट पर। तो अब मैंने कितना रोटेट किया है ना, मुझे मेजर करना पड़ेगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि मैंने कितना रोटेट किया उसके बेसिस पर ये बी पॉइंट चेंज होता रहेगा। सो दैट थिंग, द मेजर ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन में आई थिंक क्लियर है, मेजर ऑफ रोटेशन, रोटेशन को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, हम ऊपर की तरफ अगर रोटेट करेंगे और या हम नीचे की तरफ भी रोटेट कर सकते हैं, इधर हम यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं रोटेट करके एक पॉइंट सी पर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रे तो वही है। अगर हम ऊपर की डायरेक्शन हमारे लिए क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे देन एंगल इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे देन एंगल इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। ये हमारी कन्वेंशन है। तो हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट चीज, 10th तक आपके साथ पास सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स थे, अब आपके पास पहली जो नई चीज आई है दैट इज नेगेटिव एंगल। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इफ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन angle is positive, in clockwise direction angle is negative। तो हमें ये दो इंपॉर्टेंट चीजें अब याद रखनी है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो भी हमने रोटेशन की है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंगल। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, रोटेशन करेंगे, देन दैट एंगल विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंगल। तो ये चीज़ें पहले जब लोगों ने फिगर्स पढ़ी होंगी इनिशियली एशियन टाइम्स में, जब ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बनाई जा रही थी, उस पर काम हो रहा था, तो तब ऐसा कुछ नहीं होगा ना कि हम नेगेटिव फिगर्स के लिए, से एक ट्रायंगल है, अब मैं ट्रायंगल बनाऊं, से ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल अब मैं कैसे ऐसे मेजर कर लूं, या मैं राइट एंगल ट्रायंगल नीचे बना लूं ऐसे, से हम यहाँ से ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना लेते हैं। तो अब ये एंगल मेरा, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है इसे लेने की कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं इसे उल्टा करके पढ़ लूँगा। तो जब हम ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें ऐसी कोई पॉजिटिव नेगेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, आजकल तो उससे हर फील्ड में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। अगर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, अगर किसी सिविल इंजीनियर है उसको ब्रिज बनाना है तो उसे उसका पूरे का, या कोई भी बिल्डिंग बनानी है उसे, तो पूरी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर तैयार करना पड़ेगा, उसे पूरे का पूरा नक्शा तैयार करना पड़ेगा, मैप तैयार करना पड़ेगा, और वहाँ पर हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा।
फॉर एग्जांपल हमें ब्रिज बनाना है, ब्रिज की मैक्सिमम हाइट कितनी हो और मैक्सिमम हाइट के कोरोस्पोंडिंग अब ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद से शिप्स जैसे ट्रैवल करेंगे नेविगेशन में वहाँ रोड्स तो नहीं है कि हम डायरेक्शन कैसे बताएं, तो वहाँ पर भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नेविगेशन में पूरी नेविगेशन सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। तो जो स्टूडेंट्स खासकर एयरफोर्स या नेवी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पर उनको स्पेशल कोर्स करवाए जाते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो जो भी ऐसी आगे साइंस, जो प्योर साइंस में जाएंगे या अप्लाइड साइंस में जाएंगे, हर जगह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इज़ द बेसिक एलिमेंट्स। जैसे अब तक हमारे लिए नंबर सिस्टम बेसिक है ना, रियल नंबर सिस्टम हमारे लिए बेसिक है कि उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इंजीनियरिंग के फील्ड में आप ट्रिग्नोमेट्री के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। या फिर आप फिजिक्स में अभी पढ़ोगे, आपने अभी पहला चैप्टर पढ़ा, तब आप पूरी अपनी काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन दिखेंगी। सो ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी बेसिक पार्ट। तो और बेसिक इसलिए बना तो उसमें आगे ग्रोथ भी हुई है। तो पहले पॉजिटिव एंगल्स से, उसके बाद लोगों ने नेगेटिव एंगल्स भी डिफाइन करने शुरू कर दिए, ताकि पहले हम ऊपर वाली डायरेक्शन में कवर कर रहे थे, अब हमने नीचे वाली डायरेक्शन भी कवर कर ली। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे एंगल इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में करेंगे तो एंगल इज नेगेटिव। ये जो OA रे है इसको हम कहते हैं इनिशियल रे, दिस इज कॉल्ड इनिशियल रे। और जो फाइनली ये जो रोटेशन के बाद आ गई दैट इज कॉल्ड टर्मिनल रे, और टर्मिनल साइड भी बोल देते हैं, टर्मिनल रे और टर्मिनल साइड। तो इन दोनों ने अब यहाँ से रोटेट करके मैं यहाँ पहुँचा, कितनी रोटेशन हुई, से थीटा रोटेशन हुई हमारे पास। अब इसे मेजर करने के लिए दिस इज एंगल है ना। अब हमें पता है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट्स। विदाउट यूनिट्स वी कैन नॉट मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरमेंट इज आर ए रिलेटिव थिंग, हमेशा मेजरमेंट हमेशा रिलेटिव होगी। जैसे हमें लेंथ मेजर करनी, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मीटर। अब मीटर क्या है, तो एक पर्टिकुलर लेंथ से इस लेंथ को हमने बोल दिया दिस इज मीटर, हम कह देते हैं दिस लेंथ इज 1 मीटर, ये 1 मीटर है। अब अगर मुझे ये लेंथ मेजर करनी है, ये कोई रोड है मेरे पास AB, और मुझे ये लेंथ मेजर करनी है, AB की लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रोड की हेल्प से पहले से यहाँ पर रखेंगे, एक पॉइंट आ गया, फिर इसको यहाँ पर रखूंगा। तो कितनी रोड यूज हुई है, 2 है ना, 2 बार मुझे ये रोड यूज करनी पड़ी, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 2 मीटर्स। तो इसी तरह मेजरमेंट, हर चीज की मेजरमेंट हमारी क्या होती है, रिलेटिव होती है, रिलेटिव टू द बेसिक जो हमने स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि ये हमारा 1 यूनिट है ना, ये 1 मीटर है। इसी तरह एंगल्स को मेजर करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एंगल को अलग अलग तरीके से मेजर किया है। से कोई किसी ने इंडिया में एंगल को मेजर किया होगा, उसने अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर लिया। कोई अमेरिका में भी एक ही साथ उसी टाइम पर से ज्योमेट्री पर काम हो रहा था, ट्रिग्नोमेट्री पर काम हो रहा था, उन्होंने कुछ अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना लिए। अगर फ्रांस में हो रहा था तो उन्होंने कुछ अपने अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना लिए। और हर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूनिट्स की कलेक्शन है। तो लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, एंगल के लिए, इन सब के लिए जो हमारी बेसिक 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, आपने पढ़ लिया होगा है ना, प्राइमरी और डिराइव्ड। तो सबके लिए जो यूनिट्स हमने बनाई और उन यूनिट्स की कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एंगल को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। तो हम सबसे सिंपलेस्ट जो मेजर करने की यूनिट है दैट इज रेवोल्यूशन है ना। हम सबसे सिंपलेस्ट तरीके से एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं, से मैं यहां से स्टार्ट हुआ O से A, अब मैंने एंगल मेजर करना किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और मैं वापस यहां पर अपना पहुंच गया, तो मेरी इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों कोइंसाइड कर गई। देन दिस इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन, ये हमारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो जब
इनिशियल टर्मिनल रे फिर से रोटेट करके इनिशियल रे को ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो वो एंगल कितना है। अब वो एंगल कितना है उसको हम कह रहे हैं 1 रेवोल्यूशन, दैट एंगल इज 1 रेवोल्यूशन। तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जो हम डिफाइन कर सकते हैं वो ये है, लेकिन ये यूनिट ज़्यादा यूजफुल नहीं है। ये यूजफुल कब होगी, जब एंगल बहुत बड़ा हो जिसे हमें मेजर करना हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी बाइक है, बाइक का टायर घूम रहा है ना, बाइक का टायर घूम रहा है तो वो भी रोटेट ही कर रहा है ना वो, तो वहाँ पर हम हमेशा बात यही करते हैं कि भाई कितने रेवोल्यूशन पर मिनट या पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन इसने किए। तो जो टायर स्पिन कर रहा है उसने वो एंगल बार बार क्या कर रहा है ना, बहुत बड़ा एंगल कवर करेगा ना वो, तो बार बार रोटेट करता रहेगा। तो जब एंगल बड़ा हो तब हम रेवोल्यूशंस की टर्म्स में बात करते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ से धरती से चांद की दूरी मेज़र करनी है तो हम यूनिट, अब अगर मीटर लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत छोटी यूनिट्स हो जाएंगी ना, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लाइट ईयर्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने घर से अपने सेंटर का डिस्टेंस मेज़र करना हो तो मैं उसको लाइट ईयर में मेज़र नहीं करूँगा कि अभी मेरे घर से या सेक्टर से पीपली से और कुरुक्षेत्र तक का डिस्टेंस कितने लाइट ईयर्स है। ये बिल्कुल जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही छोटी, न्यूमेरिकल वैल्यू जो आएगी इस यूनिट के कोरस्पॉन्डिंग वो बहुत ही छोटी आएगी। सो उसमें कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये डिस्टेंस किस में मेज़र कर लें, भाई मीटर में मेज़र कर लेते हैं या किलोमीटर में मेज़र कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अलग अलग यूनिट्स हैं, कोई छोटी यूनिट है, कोई बड़ी यूनिट है। तो अगर हमारे पास एंगल बहुत बड़ा हो तो उसको मेज़र कर लेते हैं रेवोल्यूशंस में कि कितने रेवोल्यूशन है भाई उसमें। तो 1 रेवोल्यूशन का मतलब आई थिंक क्लियर होगा कि जब इनिशियल रे और जो टर्मिनल रे है हमारी दोनों कोइंसाइड कर जाएं, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। तो ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट यूनिट हो गई रेवोल्यूशंस। उसके बाद जो अगली यूनिट डिफाइन की गई एंगल मेजरमेंट के लिए, दैट इज डिग्री मेजर, जो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर क्या है कि एक रेवोल्यूशन में जितना एंगल कवर हुआ है उसका अगर आप 1/360th पार्ट ले लें तो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। सो 1/360th पार्ट of 1 revolution is called 1 degree measure। उसको हम 1 डिग्री मेजर कहेंगे, that is 1 डिग्री मेजर। तो 1/360th पार्ट। अब ये कंप्लीट का 1/360th ही क्यों किया, इसके पीछे भी डिफरेंट स्टोरीज हैं। कुछ इसको सन के ऑर्बिट से रिलेट करते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है लोगों ने उसकी हेल्प से सर्कल को या डिफरेंट फिगर्स को पढ़ा है तो वहाँ से हमने 1/360th पार्ट लिया। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा, आप लोगों ने अभी साइंस पढ़ना शुरू की है तो साइंस ये मान लिया आपकी बिल्कुल पूरी की पूरी नई है ना। आपको हर बहुत सी नई टर्म्स पता चलेंगी, बहुत सारी। तो आपके लिए तो वो इन्फानाइट कह सकते हैं, हम इन्फानाइट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इन 2 सालों में क्लास 11th और 12th में आप साइंस को बहुत सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी। दैट इज़ इंट्रोडक्शन ओनली। तो हम कभी भी, हमारा बहुत बार मन ये करता है कि भाई चलो इसके बेसिक में जाते हैं, ये देखते हैं कि भाई 1/360th क्यों हुआ। हम रिसर्च करेंगे बहुत सारी तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ सॉलिड रीजन भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें अपना टारगेट नहीं भूलना है। हमारे पास 2 साल है और हमारा टारगेट है IIT। हमें IIT क्रैक करना है, हमें JEE क्रैक करना है ना। तो हमें बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। से 1 रेडियन है, रेडियन को रेडियन ही क्यों कहा गया, डिग्री को डिग्री ही क्यों कहा गया, बहुत से इन्फानाइट क्वेश्चंस है ना। लेकिन इन क्वेश्चंस के जवाब हिस्टोरिकल हैं बिल्कुल ही। और हमें अपनी अप्लाइड साइंस के लिए तैयार करना है, हमें बीटेक के लिए तैयार करना है। और बीटेक में साइंस का यूज़ है, बीटेक साइंस को यूज़ करती है, वहाँ पर हम कुछ इन्वेंशन नहीं करते है ना। बीटेक को हम एप्लीकेशन ऑफ साइंस मानते हैं। इंजीनियरिंग इज ए अप्लाइड साइंस फील्ड। और अगर आप से प्योर साइंस में जाएंगे, प्योर साइंस मतलब रिसर्च में जाएंगे, तो वहाँ आपको हर चीज़, एक पर्टिकुलर फील्ड को आप जितना डीपली चाहें उतना स्टडी कर सकते हैं।
तो अभी के लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ डेफिनेशंस ऐसी होंगी, भाई बिल्कुल वेग से क्वेश्चन है कि भाई एंगल क्यों कहा गया है ना, कुछ और क्यों नहीं कहा गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना, भी एंगल को एंगल ही क्यों कहा गया, कुछ अलग नाम क्यों नहीं आया। तो हम इस टाइप के बेबुनियाद क्वेश्चंस, बेबुनियाद वैसे नहीं है लेकिन हमारे टारगेट के कोरस्पॉन्डिंग लीगल क्वेश्चन नहीं आए। हमें अपना टारगेट क्या है कि हमें साइंस का जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन देखना है, हमें समझनी है चीज़ें कि लर्निंग स्टेप वाइज होती है। हम एक साथ पूरे यूनिवर्स की साइंस नहीं पढ़ सकते। अभी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा डिफरेंट फील्ड्स को, तो फिर जिसको जो पसंद है, कोई काइनेमेटिक्स में जाना चाहेगा, कोई ज्योमेट्री में काम करना चाहेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्री में काम करना चाहेगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में काम करना चाहेगा, कुछ अलजेब्रा में काम करना चाहेंगे। तो जिसको जो फील्ड पसंद है आप उस फील्ड की डिटेल्स में जाइए। तो अभी हम इन 2 साल में हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे, SHM पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे। तो हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको जेई लेवल तक, जिस लेवल तक जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, उस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। उसके अलावा ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, भाई रोटेशन को रोटेशन ही क्यों कहते हैं, है ना, ये बड़े वेग से क्वेश्चन है। इनका आंसर ढूंढने पर जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और कोई पूछेगा भी नहीं कभी हमसे जेई में। तो हमें टारगेट स्पेसिफिक होना है बिल्कुल ही। बार बार जैसे लॉग हमने पढ़ा कि भी लॉग को लॉग ही क्यों कहा, तो ये सब क्वेश्चंस, जैसे लॉग का बेस 1 क्यों नहीं होता, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी था, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उससे। तो जिस इंफॉर्मेशन से आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको उतनी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और आपको उसी से अपना काम करना है और उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन से, क्वेरी से खुद को बचाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस करनी मुश्किल हो जाएगी। तो अब हम डिग्री मेजर की बात कर रहे थे। 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। क्लियर है? 1 डिग्री की डेफिनेशन क्लियर है कि 1/360th पार्ट ये पूरी रेवोल्यूशन है। तो अगर मैं सर्कुलर पार्ट में दिखाऊं, भाई मैंने यहाँ से रोटेट करना शुरू किया और ये वापस में इसी पोजीशन पर पहुंच गया, तो ये मेरा एंगल, दिस एंगल इज 1 रेवोल्यूशन। और अब आप इस एंगल का अगर 1/360th पार्ट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज 1 डिग्री। और जब भी हमें एंगल को डिग्री में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डिग्री को एक सिंबल बना दिया गया था ऐसे। सो जब भी ये लिखा हो एंगल्स के लिए कि 1 डिग्री, इसको हम पढ़ेंगे 1 डिग्री। सो अगर एंगल आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 30, थीटा इज 30 और ऊपर ये सिंबल लगा हुआ है, तो दैट मीन्स डिग्री 30। अगर हम ऐसे निकालना चाहें 2 डिग्री, 2 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री दिस इज इक्वल टू 2/360 ऑफ 1 रेवोल्यूशन, ऐसा हो जाएगा। दैट इज 1 अगर हम एक रेवोल्यूशन का 1/180th पार्ट ले लें, दैट इज 2 डिग्री। तो इसी तरह जो इंपॉर्टेंट एंगल है हमारे पास, अगर हम 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन। तो ये देखें भाई 1/4th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन, 90 डिग्री इज 1/4th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन। और इस तरह अगर हम 180 डिग्री की बात करें, 180 डिग्री ये कितना आ जाएगा, 180/360, दैट इज 1/2 ऑफ 1 रेवोल्यूशन। तो 180 डिग्री है 1/2, हाफ ऑफ 1 रेवोल्यूशन। हाफ ऑफ 1 रेवोल्यूशन मतलब हम यहाँ से स्टार्ट हुए OA, तो इसका हाफ कैसे आ जाएगा, जब रोटेट करके हम इधर पहुँच जाएंगे OB पर। सो दिस एंगल इज नाउ 180 डिग्री। ये हमें पहले भी पता था, तो अब थोड़ा रेवोल्यूशन की फॉर्म में हमने देख लिया 180 डिग्री। अगर हम 270 डिग्री की बात करें, 270 डिग्री कितना होगा, 270 डिग्री कितना होगा, 270/360 दैट इज 3/4। तो ये हमारा OAO है और रोटेशन हमारी कितनी हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज 3/4th रेवोल्यूशन। तो ये हमारा बन गया 270 डिग्री।
क्लियर है। और अगर हम कंप्लीट देखें भाई, एक रेवोल्यूशन कितनी डिग्री के बराबर है, 1 रेवोल्यूशन, तो यहां से पता चल जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th रेवोल्यूशन, देन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास 2 यूनिट्स आ गई। अब एक तो रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो या तो मैं 360 डिग्री लिख दूं ऐसे, 360 डिग्री, ये भी क्लियर है। तो 2 यूनिट्स को कंपेयर किया है, ऐसा नहीं है 1 हमारा 360 के बराबर हो गया। तो 1 रेवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जितना एंगल 1 रेवोल्यूशन में होगा उतना ही एंगल, दैट एंगल इज, अगर डिग्री सिस्टम में हम उसको मेजर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, दैट इज 360 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया अपना डिग्री सिस्टम। हम रेवोल्यूशन के कंपैरिजन में देख रहे थे। तो ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आपने देखा है। तो अगर हम 90 डिग्री बनाएं, 90 डिग्री अब कैसे बनेगा, ये है OA, तो 90 डिग्री दैट इज 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, दिस इज 90 डिग्री। अगर -90 डिग्री बनाना हो तो -90 का मतलब क्या है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। सो दिस एंगल, अगर हम रोटेशन ऐसे देखें, अगर आप रोटेट कर डायरेक्शन में और B पॉइंट पर पहुंच गए, रोटेशन करके आप यहाँ पहुंच गए, तो ये हमारा पॉइंट BOB। तो ये जो एंगल है दैट इज 270 डिग्री, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, -90 डिग्री। यहाँ पर हमने एंगल किस डायरेक्शन में मेजर किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। तो अब एंगल कितना होगा अपना, -90 डिग्री। OA से आपने स्टार्ट किया, आप 270 डिग्री चलिए, पॉजिटिव है, मेंशन नहीं किया गया, या फिर आप -90 डिग्री मूव कीजिए, रोटेट कीजिए, तो आप सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, दैट इज B। सो इफ वी वांट टू measure very small angles in degree system, then further 1 degree it is divided into minutes. 1 degree is equal to 60 minutes. This is the symbol for minutes. 1 डिग्री का जो एंगल है उसके आप 60 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए, then the angle for 1 part will be equivalent to 1 minute. तो 1 डिग्री this is equal to 60 minutes. तो आप इसे 60 मिनट्स ऐसे लिख सकते हैं, और 60 मिनट्स दिस इज। फर्दर अगर एंगल और भी छोटे एंगल मेजर करने हैं आपको, तो 1 मिनट को भी फर्दर ब्रेक किया गया है, 1 मिनट दिस इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सिंबल क्या है इसके लिए, 1 मिनट के लिए सिंगल डैश है, और दिस इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए हमारे पास डबल डैश है। So 1 degree this is equal to 60 minutes and 1 minute this is further equal to 60 seconds. तो अगर हमें बड़े एंगल मेज़र करने हैं तो हम डिग्री में मेज़र कर सकते हैं, और अगर आपको छोटे एंगल मेज़र करने हैं देन यू कैन यूज़ मिनट्स और सेकंड्स। और यहाँ पर हम ध्यान रखें कि हम अपने मिनट्स को घड़ी के मिनट्स या आवर्स से कंपेयर ना करें। जो अपने टाइम वाले मिनट्स और आवर्स होते हैं दे आर डिफरेंट, मिनट्स और सेकंड्स होते हैं दे आर डिफरेंट। और जो हमारे ये एंगल, दीज आर द यूनिट्स फॉर एंगल। सो मिनट इज नाउ ए यूनिट फॉर एंगल। 1 मिनट इज 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट यूनिट्स या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फॉर एंगल इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर मेजर या सर्कुलर सिस्टम भी बोल देते हैं, इसको रेडियन मेजर भी बोल देते हैं, रेडियन मेजर। तो सर्कुलर मेजर कह लें या रेडियन मेजर। अब यहाँ पर एंगल्स को देखिए, सर्कल की हेल्प से डिफाइन किया गया, एंगल को मेजर किया गया है विद द हेल्प ऑफ सर्कल। आपके पास अब 1 रेडियन कितना एंगल है, 1 रेडियन हमें डिफाइन करना है यूनिट रेडियन। यूनिट रेडियन मतलब 1 रेडियन। 1 रेडियन कितना एंगल है, एक सर्कल लें हम ऑफ यूनिट रेडियस। दिस इज ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, इसका रेडियस 1 यूनिट है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ से, ये जो हमारी आर्क है ए बी, ये आर्क ए बी, मैं इसकी लेंथ ले लेता हूँ, से दिस लेंथ इज आल्सो 1 यूनिट।
अब ये आर्क सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगी दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। सो डेफिनेशन देखें क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए यूनिट आर्क मतलब आर्क हुज लेंथ इज 1 यूनिट, एंगल सबटेंडेड बाय ए यूनिट आर्क एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल मतलब सर्कल हुज रेडियस इज 1 यूनिट। So angle subtended by RKB at its center is called 1 radian और 1 radian डिनोट करते हैं 1 रेडियन, इसको हम डिनोट करते हैं 1c से, ऐसे डिनोट कर देते हैं 1 रेडियन। तो क्लियर है भाई, 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है? एंगल सबटेंडेड, नोट कर लें डेफिनेशन, एंगल सबटेंडेड बाय a unit arc at the center of unit circle is called 1 radian, that angle is called 1 radian। अब अगर लेंथ से AC आ जाए हमारे पास, AC ये लेंथ हमारी हो गई से 2 यूनिट्स, लेंथ ऑफ AC इज 2 यूनिट्स, ये भी 1 है, तो ये जो एंगल बन जाएगा से ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है हमें, दिस एंगल इज 2 रेडियन, ये हमारा एंगल 2 रेडियन बन जाएगा। इस तरह अगर हम एक और ले लें इधर पॉइंट से D और ये भी 1 यूनिट है, तो अब ये टोटल कितना हो गया? DC की लेंथ कितनी हुई? 3 यूनिट्स। DC की लेंथ अगर 3 यूनिट्स हो गई तो ये हमारा एंगल, दिस एंगल विल बिकम 3 रेडियन। क्लियर है? सेमी सर्कल देख लेते हैं पहले से, दिस इज सेमी सर्कल, ये सेंटर है हमारा सर्कल का, O इज द सेंटर और ये हमारी आर्क है AB। तो अब इस आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया? सर्कल ये है, लेंथ हमारी OA, OB रेडियस है, 1 हो गया, तो टोटल लेंथ ऑफ आर्क AB की लेंथ क्या होगी? 2 पाई r होगी, 2 पाई r डिवाइड बाय 2, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये लेंथ कितनी होगी हमारी? 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, टोटल कितनी होती है? टोटल होती है 2 पाई r, तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, r कितना है? r इज 1, तो ये कितनी आ गई? पाई। तो लेंथ ऑफ दिस आर्क इज पाई। अब ये आर्क अगर 1 यूनिट की लेंथ थी, आर्क की लेंथ अगर 1 यूनिट है, उसने एंगल कितना सबटेंड किया? 1 रेडियन। अब इस आर्क की लेंथ कितनी है? पाई यूनिट्स, तो ये एंगल कितना सबटेंड करेगी? दिस एंगल इज पाई रेडियन। क्लियर है भाई? तो एंगल सेमी सर्कल ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया? पाई रेडियंस। अब अगर पूरे सर्कल की बात करें हम, पूरे सर्कल ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया? सर्कल पर कैसे कि हम यहां से स्टार्ट हुए और यहां पहुंच गए दोबारा, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी? 2 पाई, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? दैट इज 2 पाई रेडियंस। तो यहां से हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, तो वो हमारा 2 पाई रेडियंस बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास सर्कुलर सिस्टम या रेडियन सिस्टम। 1 रेडियन डेफिनेशन क्लियर है। इसी डेफिनेशन को हम जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज r यूनिट्स, रेडियस ऑफ द सर्कल इज r यूनिट्स। नाउ व्हाट विल बी 1 रेडियन? तो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r यूनिट्स। तो जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही हमें आर्क की लेंथ लेनी है। तो अब वो आर्क जितना एंगल बनाएगी दैट एंगल इज ऑलवेज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की अल्टरनेट डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम? इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ r यूनिट्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज r यूनिट्स। क्लियर है भाई? रेवोल्यूशंस का देख लेते हैं। 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर है भाई? दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हाफ रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा? हाफ रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू पाई रेडियंस, पाई रेडियंस के बराबर हो जाएगा। हाफ रेवोल्यूशन मतलब ये हमसे OA था, हाफ रेवोल्यूशन कैसे होगा? हम B पर पहुंच जाएंगे, दिस इज हाफ रेवोल्यूशन, सो दिस एंगल इज पाई रेडियन। इस तरह अगर हम और 1/4 रेवोल्यूशन देखें, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन दैट विल बिकम π/2 रेडियन, ये हमारा π/2 रेडियन बन जाएगा। तो 1/4 रेवोल्यूशन कैसे होगा? ये OA है और ये हम यहाँ पर पहुँच गए B पॉइंट, तो दिस इज 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन।
सो ये हमारा कितना बन गया, π/2 रेडियन। दिस एंगल इज π/2 रेडियन। क्लियर है, π/2 रेडियन। तो यहां से अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल में। सो लेट कंसीडर ए सर्कल whose radius is r units. Consider a circle whose radius is r units. एक सर्कल है जिसका रेडियस है हमारे पास r यूनिट्स। अब आप इस पर कोई भी एक आर्क ले लें जिसकी लेंथ हमारी r यूनिट्स होगी, से ये है OAB। अच्छा, हमें एक आर्क लेनी है, आर्क लेनी है जिसकी लेंथ कितनी है, r यूनिट्स। तो अब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बन जाएगा, दैट विल बी 1 रेडियन। रेडियस ऑफ सर्कल इज r, लेंथ ऑफ आर्क इज r। तो अब ये एंगल कितना सबटेंड होगा, एंगल आर्क AB ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया, दैट इज 1 रेडियन। 1 रेडियन एंगल सबटेंड किया इसने। यहां पर हमारी रोटेशन कैसी है, अगर हम रोटेशन की बात करें, अभी तो सिर्फ हम एंगल की बात कर रहे हैं ना, कि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। अगर आप यहां से ये कहते हैं दिस इज इनिशियल रे और ये हमारी फाइनल रे है, तो रोटेशन कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, -1 रेडियन। तो हम इसे -1 रेडियन कह देंगे। अगर हमें डायरेक्शन भी देखनी है, तो अगर हमने इधर इस डायरेक्शन में आए तो ये -1 रेडियन बन जाएगा। अगर हम ऊपर इसी डायरेक्शन में जाएं, इसे C पर पहुंच गए हम रोटेट करके ऐसे, और ये लेंथ भी r है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, दैट विल बी 1 रेडियन। तो रेडियन में भी वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव जैसे डिग्री में, तो एंगल या तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। बाकी आगे यूनिट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू मेजर एंगल्स। तो यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशन भी देख लेते हैं भाई। रेडियन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पूरी अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेडियन, सो जो हमारा कैलकुलस है वो पूरे का पूरा रेडियन सिस्टम पर बेस्ड है। अगर हम लिख रहे हैं साइन x, तो वहाँ पर जो x है दैट इज इन रेडियंस। तो देखें वो कैसे आया। उससे पहले हम ये रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास एक आर्क है, से ये कोई आर्क है, CD एक आर्क है और इसकी लेंथ है L यूनिट्स। CD एक आर्क है, इसकी लेंथ है L यूनिट्स, और इसने सेंटर पर एंगल बनाया है थीटा। सेंटर पर एंगल बनाया थीटा। तो अब L, R और थीटा में क्या रिलेशन है, L, R और थीटा में क्या रिलेशन है। एक आर्क है हमारे पास CD, और CD की लेंथ है L यूनिट्स, उसने सेंटर पर एंगल बनाया थीटा। तो अब L, R और थीटा में क्या रिलेशन होगा, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकाले भाई हम, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 1 यूनिट, इफ लेंथ ऑफ आर्क इज R units, then it will subtend कितने रेडियन एंगल बनाएगा, 1 रेडियन एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज R यूनिट्स, देन इट विल सबटेंड 1 रेडियन एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारी डेफिनेशन है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, R है। अगर लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट होगी तो वो कितना एंगल बनाएगी सर्कल के सेंटर पर। तो हमने देखा था अगर 2r यूनिट्स है, जैसे अगर मैं इस आर्क की बात करूं BC आर्क की लेंथ कितनी है, 2r यूनिट्स है ना, तो 1 रेडियन ये हुआ, 1 रेडियन ये हुआ, टोटल कितना होगा 2 रेडियंस। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर 2 रेडियंस है, ये वाली लेंथ 2 रेडियंस है, तो एंगल कितना बनेगा, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क अगर हमारी 2r है तो एंगल कितना बनेगा 2 रेडियंस, 1 रेडियन ये और 1 रेडियन ये। इस तरह लेंथ ऑफ आर्क अगर 3 रेडियंस हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क अगर 3r हो जाएगी तो एंगल कितना बन जाएगा 3 रेडियंस। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क है 1 यूनिट तो एंगल कितना बनेगा 1/r रेडियन, इतना एंगल बन जाएगा हमारे पास। और लेंथ ऑफ आर्क अगर हमारे पास है L यूनिट्स तो एंगल कितना बनेगा, दैट इज
L/r रेडियन। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया दैट थीटा इज L/r रेडियंस। इस टाइप से हमारे पास एक रिलेशन आ गया थीटा किसमें, रेडियन में, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया सर्कुलर सिस्टम्स के लिए। सो नाउ वी फाइंड एन इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। हम रेडियन और रियल नंबर्स के बीच में देखें, अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। देखिए मैं कैसे, एक सर्कल ले लीजिए आप, यूनिट सर्कल है, लेट दिस इज ए यूनिट सर्कल, और ये इसका सेंटर है हमारे पास, O इज द सेंटर, रेडियस इसका है A, कोई पॉइंट है A सर्कल के ऊपर। अब A के ऊपर हमें किसका रेडियस है 1 यूनिट, A के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ड्रॉ ए टेंजेंट एट पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A, यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें और इस टेंजेंट को हम से अपनी नंबर लाइन मान लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ये पॉइंट हमारा 0 है, इस पर आप पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये 1 यूनिट पर है पॉइंट, ये 2 यूनिट पर है पॉइंट और 3 यूनिट पर। ऐसे नीचे जो पॉइंट है वो -1 यूनिट, ये पॉइंट -1 है, ये -2 है। जैसे हमसे वाई एक्सिस टाइप की हमने कोई एक रियल नंबर लाइन ले ली, एक रियल नंबर लाइन है ये, और हमने क्या किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया यूनिट रेडियस का, उस पर एक पॉइंट लिया ए पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की। अब इस लाइन को अगर मैं सर्कल के ऊपर घुमा दूं, है ना, जैसे ये लाइन है हमारे पास और हम इसको सर्कल के ऊपर घुमा दें, ऐसे घुमा दें, तो ये जो 1 पॉइंट होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आ जाएगा कोई पॉइंट से B, सच दैट लेंथ ऑफ AB इज 1 यूनिट। लेंथ ऑफ AB क्या है 1 यूनिट, क्योंकि A को हमने क्या कंसीडर किया है, ओरिजिन 0, और ये लेंथ क्या है 1 यूनिट। जब मैं इसे घुमाकर लाइन को मुझे सर्कल के ऊपर घुमाना है सच दैट ये पॉइंट यहाँ पर टच कर जाएगा, तो ये लेंथ अब हमारी क्या हो जाएगी, दिस लेंथ इज 1 यूनिट। अब ये OB, क्योंकि ये रेडियस भी हमारा 1 यूनिट है और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट है, तो ये एंगल अपना कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम 1 रेडियन। ये एंगल अपना बन जाएगा 1 रेडियन। सिमिलरली से ये पॉइंट है 2, इसको जब आप रोटेट करके लाइन को रोटेट करोगे ऐसे, रोप, जैसे हम बॉल के ऊपर रोप लपेट देते हैं ना, बॉल के ऊपर हम रोप लपेट देते हैं, तो हमें वही काम करना है कि ये से एक रोप है, एक रस्सी है हमारे पास, स्ट्रेट थी पहले, रस्सी पर हमने पॉइंट मार्क कर दिए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। अब इस रस्सी को हम इस बॉल के ऊपर लपेट रहे हैं, तो ये जो पॉइंट आएगा ये कहीं इधर आ जाएगा, से यहाँ आ गया, तो ये टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, से दिस लेंथ इज 2 यूनिट। ये भी ये लेंथ कितनी बन गई अब हमारी, ये 1 यूनिट है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 1 रेडियन। तो अब हम देखें कि 1.1 के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है 1 रेडियन, 0.2 के कोरोस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है 2 रेडियन। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर, रियल नंबर 1 एंड रेडियन 1 आर जस्ट सेम। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 1, दैट कैन बी कंसीडर एज 1 रेडियन, और 1 सिंपली एज ए रियल नंबर। तो अब सर्कुलर सिस्टम्स के लिए ये कन्वेंशन है रेडियंस का सिंबल, कि अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हुआ है दैट थीटा इज 1, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट थीटा इज 1 रेडियन। क्लियर है भाई। तो जहां भी कहीं आपको एंगल के ऊपर कोई निशान ना मिले, कोई सिंबल ना मिले, दैट मीन्स एंगल इज मेजर्ड इन सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम, और वो हमारा 1 रेडियन या 2 रेडियन या जो भी एंगल है, से आपको थीटा दे दिया, थीटा इज से 2, तो थीटा इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, थीटा इज 2 रेडियंस। सो 2 रेडियंस में आप रेडियन लिखें या ना लिखें, दैट इज योर चॉइस। अगर आप लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी रेडियंस। तो जब भी कहीं एंगल के साथ से कहीं लिख दिया, हमें पता है साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और हम लिख दें साइन 2, तो इसका मतलब ये 2 अब क्या है, दिस इज इन रेडियन।
हम लिख दें साइन एक्स, तो अब एक्स क्या है, साइन एक्स हमने लिख दिया, और एक्स का मतलब क्या है, एक्स इज इन रेडियंस। तो जैसे डिग्री के लिए हमारे पास सिंबल क्या था, अगर हम लिखते हैं 1 डिग्री तो ये डिग्री के लिए सिंबल है, 2 डिग्री के लिए ये सिंबल है। अगर हम रेडियन लिखें तो 1 रेडियन, दिस इज 1 रेडियन विच इज सेम एज 1, और 2 रेडियन को हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 रेडियन इज 2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। तो वो जो हमने इस सर्कल की हेल्प से देखने की कोशिश की कि अगर आप रेडियंस के ऊपर एंगल में रेडियंस का सिंबल नहीं यूज करते हो, सी को आप यूज नहीं करते हो, तब भी कोई इशू नहीं। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, से एंगल मुझे कहीं डिग्री में दिया है, मैं उसे रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करूं। तो अभी हमने देखा था 1 रेवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री विच इज फर्दर इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन इज आल्सो इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस के बराबर हो जाएगा। तो अब हम सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं रेडियंस का, सिंपली 2 पाई। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 पाई, 1 रेवोल्यूशन दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, इसके बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिला, दैट फ्रॉम 1 एंड 2 पाई रेडियंस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2 पाई रेडियंस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जितना एंगल 2 पाई रेडियन सिस्टम में अगर एंगल 2 पाई है तो डिग्री सिस्टम में सेम एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि 2 पाई रेडियन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। सो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 2 पाई की वैल्यू 360 नहीं है, 2 पाई इज नॉट इक्वल टू 360। 2 पाई 360 के बराबर नहीं है, 2 पाई किसके बराबर है, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। तो 2 पाई रेडियंस दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम ये भी देख सकते हैं दैट पाई रेडियन ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। पाई रेडियंस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो। अगर आपको रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करें हम, रेडियंस टू डिग्री, तो कैसे होगा भाई देखें, पाई रेडियंस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 रेडियन ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्रीज के बराबर होगा ये। तो अगर आपको कोई भी, अब हमेशा ये से मुझे निकालना है 2 रेडियन कितना होगा, 2 रेडियन कितना हो जाएगा, 2 रेडियन इज 180 अपॉन पाई इंटू 2 डिग्रीज। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 1 रेडियन क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्रीज। 2 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू 2, तो 360 अपॉन पाई रेडियंस हो जाएगा। अगर आपको निकालना है 3 रेडियन तो ये 2 इसके बराबर नहीं है वैल्यू के, 360 अपॉन पाई के। 2 रेडियंस दिस इज इक्वल टू 360 अपॉन पाई डिग्री, और 3 रेडियंस फर्दर 180 इंटू 3 अपॉन पाई रेडियंस, तो सॉरी डिग्री, 180 इंटू 3 अपॉन पाई डिग्री। सो 3 रेडियंस दिस इज इक्वल टू दिस। ये हो गया हमारा रेडियंस टू डिग्री। अगर हम डिग्री टू रेडियन जाना चाहें, डिग्री टू रेडियंस, तो देखें तब भी सेम रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम। 180 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री 180 पाई के बराबर नहीं है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। सो 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। क्लियर है भाई, 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो अभी हमने देखा था कि पाई बाय 180 जो रियल नंबर आएगा दैट इज सेम एज पाई बाय 180 रेडियंस। तो पाई बाय 180 आप इसको हटा दो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि पाई बाय 180 की वैल्यू 1 नहीं है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 से हमें 30 डिग्री निकालना हो, 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाय 180 इंटू
30, दैट इज पाई बाय 6 रेडियंस। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देख लेते हैं। एक तरफ डिग्री, इधर हम लिखते हैं अपनी डिग्री, एंगल इन डिग्री, और इधर हम एंगल्स इन रेडियंस ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम। डिग्री 360 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। 180 360 के बाद से 240 डिग्री, 240 के अलावा हम 270 निकाल लेते हैं। 270 कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 2 रेडियंस। फिर 180 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन से 150 डिग्री दिस विल बिकम इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियंस। फर्दर 120 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय 6 रेडियंस। 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। तो ये सब हमारे इक्वल एंगल्स हैं। तो एंगल को अगर आप डिग्री सिस्टम में मेजर करोगे ऐसे होगा। फिर 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस, एंड देन 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस। 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियंस। तो ये सब आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि कहीं भी आप पाई बाय 4 रख दो, कहीं भी 45 रख दो। फिर पाई बाय 10, पाई 18 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 10 रेडियंस। तो ये सब हमें एंगल्स याद होने चाहिए। इनके तुरंत कन्वर्जन के कहीं 270 डिग्री लिखा हो, 3 पाई बाय 2 हमें पता सेम है अभी एंगल्स की टर्म्स में। सो दिस वाज आवर यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स टू मेजर एंगल। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्जन के क्वेश्चन, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन। तो आपको डिग्री मेजर में एक एंगल दिया है 40 डिग्री 20 मिनट्स, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी देखें भाई कैसे कन्वर्ट होगा। 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन। तो हमने अभी देखा था 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, ये होता है। सो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस। तो पहले ये जो 40 डिग्री 20 मिनट्स है हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 डिग्री 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारा थीटा से डिग्रीज में हमें निकालना है। 40 डिग्री 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एक मिनट में, एक डिग्री में कितने 60 मिनट्स होते हैं। तो एक मिनट में कितनी डिग्री होगी? 1/60 यूनिटरी मेथड से। तो 20 मिनट्स में कितनी डिग्री होगी? 20/60 डिग्रीज। तो ये कितना बना? 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री दैट इज 121/3 डिग्री, ये बन गया। तो पहले हमने 40 डिग्री 20 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया, ये हमारा बन गया 121/3 डिग्रीज। तो अब हमारा थीटा क्या है? थीटा इज दिस, हमें निकालना है रेडियंस में। सो 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस, 121/3 डिग्रीज this will be equal to pi upon 180 into 121/3 रेडियंस, इसने इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर 1 डिग्री इसके बराबर है, इतने डिग्री 121/3 डिग्री, सिंपली मल्टीप्लाई बाय दिस। सो दिस इज इक्वल टू 121 पाई अपॉन 540 रेडियंस, इतने रेडियंस के बराबर आ गया। तो पहले हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होती है, और फिर डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगा दिया। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। सेकंड भी सिमिलर है। सेकंड में हमारे पास 6 रेडियंस है। 6 रेडियंस को हमें कन्वर्ट करना है, 6 रेडियंस को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। सो अगेन 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180/पाई डिग्रीज के बराबर होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। और 6 रेडियन क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 6 डिग्रीज। तो ये हमारा बन जाएगा। अगर हम पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर करें, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो एक चीज और नोट कर ले भाई, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रैशनल नंबर है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। बस
इसकी डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट तक जो वैल्यू होती है और पाई की जो वैल्यू होती है वो लगभग सेम रहती हैं, 3-4 डेसिमल तक सेम होती है वैल्यू, इसलिए हम पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसीडर करो 22/7, तो ये बन जाएगा 7 × 6 डिग्रीज, 22/7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ सिंप्लीफाई हुआ तो ये 11 और ये 3, 540 × 7/11 डिग्री बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 3780/11 डिग्री। थर्ड देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, हमें उसका रेडियस निकालना है, सेंटर ओ ले लेते हैं, सच दैट कोई आर्क है ए बी, लेट ए बी इज द आर्क, और इसकी लेंथ है हमारी 37.4 सेंटीमीटर, और ये आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। स्टेटमेंट एक बार फिर से देखें, इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, कि सेंट्रल एंगल मतलब ये एंगल है और इसने सर्कल पर एक आर्क इंटरसेप्ट की है जिसकी लेंथ है 37.4। अब हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस हमें पता है, थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने डिराइव किया था सर्कुलर मेजर में। लेकिन यहां पर थीटा क्या है, थीटा इज इन रेडियंस, थीटा हमारा रेडियंस में है, ये चीज ध्यान रखें भाई, थीटा इज इन रेडियंस। तो पहले 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, π/3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितनी है हमारे पास 37.4 अपॉन रेडियस। अब इसे बस कैलकुलेट करके आपको वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू रख लें आप यहाँ पर 22/7, तो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 3 × 37.4, और ये आपका, इसे डेसिमल हटा लेते हैं /10, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ गई भाई, आर आ गया हमारा, ये 17 से भी कैंसिल हो गया फर्दर, तो 3 × 7 × 17/10, दिस इज आवर रेडियस। सो सिंपली यहाँ पर हमें एक चीज नोट करनी थी कि ये जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इट इज एप्लीकेबल व्हेन थीटा इज इन रेडियंस। डिग्री में ये एप्लीकेबल नहीं है भाई, ये फॉर्मूला सर्कुलर मेजर से आया था, तो हम थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, यहाँ पर ये भी मिस्टेक कर जाते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक कोई वॉच है, दिस इज ए वॉच, ये इसका सेंटर है, ये 12 है, ये से इसके अपोजिट ये मिनट हैंड है, और ये 6 ऐसे 3 इधर 9, तो कुछ है, ये मिनट हैंड बनी हुई है, दिस इज द मिनट हैंड। आपको मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है, द मिनट हैंड इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फॉर डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगी 40 मिनट्स में ये ऐसे मूव करेगी इसकी टिप, तो हमें बताना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखिए, जब ये मिनट हैंड हमारी मूव करेगी तो इसकी टिप एक सर्कल जनरेट कर देगी, है ना, ऐसे एक सर्कल जनरेट हो जाएगा। ये हमारी मिनट हैंड है, जब ये मूव करेगी ऐसे तो इसकी जो टिप है वो एक सर्कल जनरेट कर देगी, उसका रेडियस कितना होगा सर्कल का 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में ये कितनी लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी 40 मिनट्स में, तो हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें कि 40 मिनट्स में एंगल कितना सबटेंड होगा, 40 मिनट्स में एंगल कितना सबटेंड होगा। तो कैसे निकालें, देखें यहां पर जो मिनट्स है वो हमारा टाइम वाला मिनट है, तो आप ऐसा देख सकते हो कि 60 मिनट में इन 60 मिनट्स
द मिनट हैंड सबटेंड 60 मिनट में वो क्या करेगी, ये पूरे का पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगी अपना, तो 2 पाई रेडियंस बना लेगी वो। इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड सबटेंड्स 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड कर देती है वो सेंटर पर 60 मिनट्स में। जब वो यहां से मूव करेगी और पूरा एक चक्कर कैलकुलेट करेगी तो 1 घंटा हो जाएगा ना पूरे एक रोटेशन में। अब 40 मिनट्स में वो कितना एंगल कवर करेगी, इन 40 मिनट्स द मिनट हैंड सबटेंड 2 पाई अपॉन 60 इंटू 40 रेडियंस, इतना एंगल बना लेगी वो। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारा 2, ये 3, तो 4 पाई बाई 3 रेडियंस। सो 4 पाई बाई 3 रेडियंस एंगल सबटेंड कर देगी। तो ये एंगल देखें भाई, यहां से यहां तक तो एंगल पाई है, तो थोड़ा और पाई बाई 3 आगे बढ़ जाते हैं हम, पाई बाई 3, तो ये से पाई बाई 3 है। तो हमारी जो मिनट हैंड है वो अगर यहाँ से चली है तो यहाँ पर पहुँच गई, 40 मिनट्स में वो कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच गई। और ये टोटल एंगल कितना बना दिया उसने, ये टोटल एंगल, दिस टोटल एंगल इज दिस एंगल इज 4 पाई बाई 3। तो हमें अब ये डिस्टेंस ही निकालना ना, ये आर्क की लेंथ निकालनी है। तो अगेन फॉर्मूला थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा कितना है, थीटा हमारे पास आ गया 4 पाई बाई 3 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 1.5, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो इसको हम डिवाइड बाय 10 करें, 3 इंटू 5, 5 इंटू 2, 2 पाई। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारी कितनी आ गई, 2 पाई सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, 2 पाई सेंटीमीटर। तो यहां पर जो मिनट है और डिग्री वाले मिनट है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का, जो बहुत बेसिक है, आप 10th में पढ़ चुके हो। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल बेसिक होगा, उन्होंने 10th में पढ़ लिया था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना डेफिनेशंस ऑफ आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने पढ़ी थी क्लास 10th में, साइन कोस टेन कोट सीकेंट एंड कोसिकेंट, वो आपने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ी थी। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।